अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सारा टीवी N7 न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं आज की सुर्खियाँ। खास मुलाकात में हमारी टीम पहुंची है गूंज के स्टेट कोऑर्डिनेटर शिवजी चतुर्वेदी के पास। शिवजी बाल्यकाल से ही सामाजिक सेवाओं से जुड़े रहते थे। इनके पिताजी पेशे से शिक्षक थे। मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ है। उच्च शिक्षा प्राप्त के लिए ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गए और वहाँ से इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। और एक गजब संजोग कहा जाएगा कि जो बचपन से इनका शौक था, जो जुनून था, आज उसी एक ऐसे समाज सेवी संस्था से ये जुड़े हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन से, अंतर्राष्ट्रीय संस्था गूंज से जुड़े हैं जो इस क्षेत्र में कार्य करती है। आइए बात करते हैं शिव जी की कहानी, शिव जी की जुबानी। सर, सबसे पहले ये बताएं, हमने सुना है बाल्यकाल से ही आपकी रुचि सामाजिक कार्यों में रही है या फिर पेड़ लगाना, इन सब के प्रति आपका रुझान कुछ ज़्यादा था। और भविष्य में आपने जो पढ़ाई की, आपने कभी सोचा भी हो था या नहीं हमें मालूम कि आप नौकरी भी वैसे ही किसी संस्था में करेंगे। आज आप गूंज से जुड़े हैं और जहाँ तक हमारी जानकारी है कि शुरू से ही आपने जो नौकरी की है गूंज में ही की है, तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। धन्यवाद आपको, आपने हृदय को छूने वाले सवाल पूछ लिए। बेसिकली ये सच बात है कि शुरुआती दौर से ही जब छोटे थे हम लोग, तभी से एक समाज सेवा की लालसा मन के अंदर जाग हुई। क्योंकि मेरे पिताजी टीचर थे और मैं देखता था अक्सर कि जो भी वैसे गरीब विद्यार्थी होते थे जिनके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते थे या जिनके पास किताबें नहीं होती थी, कपड़े नहीं होते थे, तो मेरे पिताजी की कोशिश ये होती थी कि किस तरह से हम उन बच्चों की सहायता करें। और मैं अक्सर देखा करता था, मेरे साथ के जो बच्चे थे, क्योंकि मैं शुरुआत से ही मैं फर्स्ट ही आया लगातार, तो मेरे साथ जो बच्चे थे वो उनके पास अगर किताबें नहीं थी, कॉपियाँ नहीं थी, उनके पास कपड़े नहीं थे, तो मेरे पिताजी हमेशा उनकी मदद किया करते थे। और उसी को देखते हुए मेरे दिमाग में भी ये घर बैठा कि क्यों ना इतना अच्छा काम है, हम लोग भी क्यों ना लोगों की सहायता करें। मैं जब अपनी पढ़ाई पूरी करने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गया, बीचू में गया, तो वहाँ पे NSS से जुड़ गया। और NSS से जुड़ने के दौरान हम लोग कई जगहों पे काम करने जाते थे, सामाजिक काम करने जाते थे, जैसे 80 घाट है, उसकी साफ सफाई का काम, या गांव में कैंप लगता था। तो ये ऐसा लगता था कि कितना मनोहारी दृश्य है, कितना अच्छा लगता था लोगों की सहायता करते हुए। तो संयोग से उसी दौरान MSW करने की बात हुई कि सोशल सर्विस में, अगर सोशल सेक्टर में जाना है तो हमें कुछ ऐसा एक प्रोफेशनल तरीके से काम भी करना चाहिए। तो हमें उसके लिए एक ऐसा कोर्स करें जो प्रोफेशनल तरीका सिखाए हम लोगों को। तो हमने MSW किया और बाद में फिर से समाज सेवा में पूरी तरह से जुड़ गए। सर, गूंज जो है अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करती है और कहा जाता है गूंज आपदा में ही ज़्यादा काम करती है। ये सच बात है कि गूंज आपदा में ज़्यादा काम करती है। शुरुआत में गूंज की जो शुरुआत हुई थी वो 1998 में हुई थी और कपड़े को लेकर इसकी शुरुआत हुई थी। क्योंकि हम लोगों को पता है कि मनुष्य की 3 मुख्य आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। बाद में शिक्षा और स्वास्थ्य इसमें ऐड हो गया। लेकिन हम अगर देखें तो रोटी को लेकर, मकान को लेकर सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम थे, लेकिन कपड़ा को लेकर ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं बना था कि साल में कम से कम 1 या 2 कंबल गरीब लोगों को मिल जाए। जबकि हम लोग देखते थे कि हर साल ठंड में हज़ारों लोगों की डेथ हो जाती थी। तो हम लोगों को लगता था कि अगर इनके पास कपड़ा होता तो इनकी डेथ नहीं होती। तो जबकि ठंड को हम लोग डिजास्टर नहीं मानते हैं, लेकिन सच्चाई है कि ठंड भी एक डिजास्टर है। तो हम लोग की शुरुआत वहाँ से हुई और आज करीब हम लोग 25 राज्यों में काम कर रहे हैं। और किसी भी स्टेट में अगर वहाँ पे कोई भी मेजर डिजास्टर आता है तो गूंज वहाँ पे आगे जाके बढ़-चढ़ के हिस्सा लेती है और उसके काम को संपन्न करती है। सर, बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, तो जहाँ तक हमारी जानकारी है आप बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र देखते हैं। गूंज के अंतर्गत ये 4 प्रदेश जो हैं वो आपके अंडर आता है। इसमें पूरे तरीके से वो आपके अंडर कस्टडी काम होती है। सर, हमें ये बताएं कि इन 4 प्रदेशों में मुझे लगता है हमारा जो बिहार प्रदेश है वो सबसे पिछड़ा है।
आए दिन यहाँ पे जो है आप देखते होंगे कि बाढ़ आ गई, कभी पटना ऐसे शहर में भी बाढ़ आ जाता है। आप किस तरीके से इसको करने की कोशिश करते हैं? क्या सरकार का भी आपको सहयोग मिलता है? बेसिकली मैं पूर्णतया बिहार चैप्टर को ही देखता हूँ। इसके अलावा जो महाराष्ट्र है या मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, वहाँ भी मैं जाता हूँ लगातार मॉनिटरिंग के लिए या वहाँ के काम को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए। तो इन चारों स्टेट में मुझे सबसे ज़्यादा अंतर जो है वो बिहार को देख कर ही लगता है। पिछले साल में महाराष्ट्र कई बार मुझे महाराष्ट्र जाने का मौका मिला, उसके कई जिलों में घूमने का मौका मिला। बहुत सारे स्कूलों में मैं गया, जो पहाड़ी क्षेत्र पे जो स्कूल थे वहाँ भी मैं गया। वहाँ मैंने देखा कि इवन अगर छोटा सा भी प्राइमरी स्कूल भी है तो वहाँ भी LCD लगा हुआ है, CCTV लगा हुआ है। तो बिहार में ये हमें कमी महसूस होती है। कहीं भी नहीं दिखता कि वहाँ पे बिहार में शिक्षा का वैसा कोई औचित्य है। शिक्षक है लेकिन पढ़ाई कैसी है ये आपको खुद ही पता होगा। दूसरी बात, जहाँ तक सरकार के सहयोग की बात है तो बहुत सारे जगहों पे सहयोग मिलता भी है, कुछ जगहों पे नहीं भी मिलता है। तो हम लोग उसकी परवाह नहीं करते। हम लोग लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो अगर वो सही दिशा में है तो हम काम करते जाते हैं और हमें लगता है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो सरकार का सहयोग उसमें मिलेगा ही। सर, अब बात करते हैं इस महामारी कोरोना की। वैश्विक महामारी कोरोना है, पूरे विश्व में सारा कुछ बंद पड़ा था, धीरे धीरे खुलने की प्रक्रिया शुरू हुई है। उस महामारी में भी बिहार पीछे रहा। दोनों मामले में बिहार में जो केस आने शुरू हुए बहुत बाद में, लेकिन किन्हीं मामलों में बिहार बहुत आगे होता है। और जब शुरुआत हुई है बिहार की तो लगातार तेजी से बिहार में कोरोना फैल रहा है। इसी बीच एक विभीषिका देखने को मिल रही है, बाढ़ की विभीषिका। आप दोनों स्तर पर भी काम कर रहे हैं, आप इसके लिए रिलीफ कर रहे हैं, कोरोना के लिए भी और बाढ़ के लिए भी। आपको नहीं लगता कि बाढ़ के लिए परमानेंट कोई व्यवस्था बिहार सरकार को या केंद्र सरकार को करनी चाहिए? बिल्कुल, ये सही बात है कि शुरुआत में बिहार में केसेस बहुत कम थे और उसका मेन जो कारण था वो टेस्टिंग करना होना था। ये आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। अब जबकि टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जा रही है तो मरीज भी सामने से निकल के आ रहे हैं। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा पीछे हो गए। हम लोगों को थोड़ा पहले इसको स्टार्ट कर देना चाहिए था। खैर देर आए दुरुस्त आए, अभी भी सरकार इसको संभाल ले, ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही हम नागरिकों का भी कर्तव्य है कि सरकार के जो भी गाइडेंस है, जो भी दिशा निर्देश है, उसका हम लोग पालन करें। सरकार बोलती है कि भाई मास्क लगाओ, हमें मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लेकिन आज भी आप देखते होंगे कई जगहों पे आप भी आते जाते हैं, मैं भी आता जाता हूँ, बहुत सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। उनमें कोई अवेयरनेस ही नहीं है। अवेयरनेस है भी तो वो उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो एक लोगों को जागरूक होना बहुत आवश्यक है। दूसरा, जहाँ तक आप बाढ़ की बात कर रहे हैं कि उसका अस्थायी समाधान होना चाहिए या नहीं, बिल्कुल इसका अस्थायी समाधान होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोसी बेल्ट में जाएंगे, मिथिलांचल में जाएंगे, सीमांचल में जाएंगे, हर साल बाढ़ आता है वहाँ पे और लाखों घर हर साल तबाह होते हैं। और आपको पता है कि एक बार आदमी बहुत मेहनत से अपना आशियाना बनाता है और एक बार आशियाना ध्वस्त हो जाने के बाद उसको फिर से खड़ा करने में कितना टाइम लगता है। तो आप सोचिए, जिनको हर साल अपने आशियाने बनाने हैं और हर साल बाढ़ की विभीषिका को झेलना है तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी। तो इसलिए इसका अस्थायी समाधान जो है वो होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए सरकार को पहल करनी है।